नमस्कार बच्चों। आज बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपा साय, सह आचार्य हिंदी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आज आपको पंथ के प्रकृति चित्रण के विषय में बताऊंगी। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको स्पष्ट किया था कि कविवर पंथ प्रकृति के कुशल चितेरे हैं, छायावादी कवि हैं और उन्होंने किस प्रकार से अपने काव्य में प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। पंत जी के ने प्रकृति का वर्णन अनेक रूपों में किया था, है ना। उसको स्पष्ट करने के लिए अलग अलग रूप में किस प्रकार से उन्होंने प्रकृति को चित्रित किया है, यही आज के व्याख्यान में स्पष्ट किया जाएगा। तो जैसे आलम्बन रूप में, उद्दीपन रूप में, मानवीकरण रूप में, उपदेश ग्रहण के रूप में, इस तरीके से एक एक पॉइंट के ऊपर पहले हम लोग विचार करेंगे, विस्तार से इस पर चर्चा करी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से पंत जी ने आलम्बन रूप में प्रकृति का चित्रण किया था। हिंदी साहित्य में वाल्मीकि, कालिदास आदि कवियों ने प्रकृति के आलम्बन रूप के चित्रण की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसमें प्रकृति स्वयं साध्य बन जाती है। कवि प्रत्येक वस्तु का निरीक्षण करके उसकी ऐसी संश्लिष्ट तस्वीर खींचता है कि पाठक को ऐसा जान पड़ता है मानो वह समस्त वस्तुएं उसके समक्ष प्रस्तुत हैं। इसमें कवि का प्रकृति के साथ, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर विचार कीजिए, इसमें कवि का प्रकृति के साथ सीधा रागात्मक संबंध स्थापित हो जाता है। कैसे? जैसी भी उसको प्रकृति दिखती है वैसी की वैसी ही उसको कागज पर उतार देता है। और ऐसा करते समय कवि को कभी तो प्रकृति में अनिवार्य कोमलता दिखाई देती है और कभी पौरुषता दिखाई देती है। कविवर सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के कुशल चितेरे हैं, प्रकृति के बहुत सुंदर कवि हैं। जगत की कठोरता की ओर डग बढ़ाते हुए उन्हें सदैव ही संकोच सा रहा है। प्रकृति में भी उनका मन उन्हीं में अधिक रमता है जहाँ कोमलता एवं सुषमा का साम्राज्य होता है। पंत जी ने अपने काव्य में प्रकृति के आलम्बन रूप का बहुलता से अंकन किया है। इनकी एक कविता है, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, जो अभी आप पढ़ेंगे। पर्वत प्रदेश में पावस, कविता का नाम फिर से सुनिए, पर्वत प्रदेश में पावस। इस कविता में प्रकृति के आलम्बन रूप का जो सुंदर चित्रण कवि ने किया है उसका एक उदाहरण देखिए। बच्चों, जितना ही आप अपने आलोचनात्मक प्रश्नों में उदाहरण देंगे उससे ऐसा लगेगा कि विषय के प्रति जो आपका ज्ञान है वो बहुत अच्छा है, आपने अच्छी प्रकार से विषय को समझा है, विषय की परख है, कवि के विषय में आपकी जानकारी है। तो आपका ये प्रयास होना चाहिए कि अधिक से अधिक उदाहरण दें। इसीलिए मैं आपको स्पष्ट करती चलूँगी कि एक एक पॉइंट जो हम स्पष्ट करते चले जा रहे हैं उसमें मैं आपको दो दो तीन तीन उदाहरणों के माध्यम से बात समझाने का प्रयास करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें सभी उदाहरण लिखिए, जो उदाहरण आपको अच्छे लग रहे हैं, जो उदाहरण आपको सटीक लग रहे हैं, सरल लग रहे हैं, जिनको आप अच्छी प्रकार से याद कर सकते हो, उनको आप लिख सकते हैं और 2 या 3 उदाहरण भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो पावस ऋतु में पर्वत प्रदेश में पावस कविता जो है इनकी, उसका एक उदाहरण देखिए। पावस ऋतु थी
पर्वत प्रदेश। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। ठीक है, और कोई भी आप कविता का जो अंश लिख रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, अच्छे नंबर लाने का, आपके अच्छे मार्क्स आने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि इस तरीके की जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसको कोट करिए, मोटे पेन से लिखिए या फिर अंडरलाइन करिए उनको, है ना, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिए, जिससे आपको ये इस पर, लेकिन सही लिखिए, उसमें ना तो अशुद्धि होनी चाहिए और ना ही कोई लाइन मिसिंग होना चाहिए। जहाँ तक कि चाहे 4 पंक्तियाँ लिखिए कविता की, लेकिन उसको अच्छी प्रकार से समझकर अच्छी प्रकार से लिखिए। ठीक है, और भी मैं इसके और भी उदाहरण बताऊंगी, जो भी आपको सरल लगे उसको आप कोट कर सकते हैं। और कुछ पंक्तियां बता रही हूँ जिसमें चिड़ियों का चित्र देखिए, जो कवि ने ज्यों का त्यों उसी सुंदरता के साथ, उसी कोमलता के साथ व्यक्त करा है। देखिए, बांसों का झुरमुट, संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट, संध्या का झुटपुट, है चहक रही चिड़ियाँ, टीवीटी टुट टुट। कितनी सुंदर कविता है, छोटी सी कविता है लेकिन कितना सुंदर प्रकृति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कविवर सुमित्रानंदन पंत जी ने अपने आधुनिक कवि में जो प्रथम कविता दी है उसका चित्रण भी आलंबन रूप में ही किया है। इसमें कवि ने प्रकृति के सौंदर्य के सम्मुख कवि को नारी का सौंदर्य भी फीका सा लगा, मतलब प्रकृति से इतना अधिक प्रभावित है कि उनके सम्मुख कवि नारी का सौंदर्य भी फीका लगा है। कहते हैं कवि, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले, देखिए संबोधन देखिए, छोड़ द्रुमों की मधु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। है ना, कितनी सुंदर कविता है। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। है ना, इसी प्रकार से इसी में है, सब आलंबन रूप के ही उदाहरण मैं आपको अभी दे रही हूँ। आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण हम लोग आज पढ़ रहे हैं, उसी के उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। बादल नामक कविता में भी कवि ने आलंबन रूप में ही प्रकृति का बहुत ही सुंदर और सजीव वर्णन किया है। देखिए, सुरपति के हम ही हैं अनुचर, जगत प्राण के भी सहचर, मेघदूत की सजल कल्पना, चातक के चिर जीवन धर। इस प्रकार से कवि ने सुंदरता का पान अनेक स्थलों पर करा है। इस प्रकार उनकी कविता में सौंदर्य, प्रकृति के प्रति असीम सौंदर्य बिखरा हुआ है ना। ये मैंने कुछ आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण के आपको 3-4 उदाहरण बताए थे। बहुत सुंदर उदाहरण हैं, जो भी आपको याद हो सके वो आप अपने आलोचनात्मक प्रश्न में कहीं पर भी प्रयोग में कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप 2 या 3 डालेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और आपके लिए निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। दूसरा है प्रकृति का चित्रण का रूप है उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण, है ना। उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण, इस पे हम लोग अपने नेक्स्ट व्याख्यान में, आगे के व्याख्यान में चर्चा करेंगे। आज मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आलंबन रूप में कवि ने प्रकृति को चित्रित किया है, सुमित्रानंदन पंत। धन्यवाद बच्चों।